ओहदा जाते ही साबिक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की मुबैना लूट मार के कारनामे भी सामने आने लगे हैं। फार्म हाउसेस बनाए गए, अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए अपने ओहदे के दौरान गैर मुल्की जायदादें खरीदी गईं और अब ओहदे से मुस्तफ़ी होने के बाद शहजाद अकबर का नाम ECL में डालने की बातें की जा रही हैं। इस बड़ी खबर से हम गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे और दूसरी खबर में हम गुफ्तगू करेंगे जो जस्टिस काजी फाइसा को अपने दरीना सवालों का जवाब मिला है। ये सवालात जस्टिस काजी फाइसा की जानिब से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हुकूमत से पूछे गए थे, लेकिन अब जस्टिस काजी फाइसा को अपने दरीना सवालों का जवाब कैसे मिला है और कितने सवालों का जवाब आया है, ये तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कल जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अपने काबिल एतमाद शहजाद अकबर मुशीर दाखिला एसेट रिकवरी यूनिट के चेयरमैन शहजाद अकबर से इस्तीफ़ा ले लिया गया। कल सुबह जब शहजाद अकबर की जानिब से ट्वीट किया गया तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि मैंने अपना इस्तीफ़ा जो है वो टेंडर कर दिया है, अपने ओहदे से मैंने रिज़ाइन कर दिया है। लेकिन हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्तों की जानिब से ये बताया गया, जिसमें अब्बास शबीर शामिल थे, एक और सहाफ़ी दोस्त भी शामिल थे, जिनकी जानिब से ये बताया गया कि ये इस्तीफ़ा शहजाद अकबर की जानिब से दिया नहीं बल्कि उनसे लिया गया है। और इस इस्तीफ़े की वजह यह बताई गई कि अब तक पिछले 3.5 सालों में एहतसाब से मुतल्लिक जो शहजाद अकबर की कारकर्दगी रही, उस कारकर्दगी से वज़ीर आज़म इमरान खान मुतमिन नहीं थे। और जब इस सारे मामला से मुतल्लिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहजाद अकबर से रिकॉर्ड मंगवाया तो वो रिकॉर्ड नामुकम्मल था। ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया कि ना सिर्फ वो रिकॉर्ड जो इमरान खान ने शहजाद अकबर को वज़ीर आज़म ऑफिस में जमा करवाने का हुक्म दिया था, ना सिर्फ वो रिकॉर्ड नामुकम्मल था बल्कि जो टाइम लाइन शहजाद अकबर की जानिब से करप्शन के मुख्तलिफ मुकदमात के हवाले से, चाहे वो ज़रदारी ख़ानदान से मुतल्लिक थे, चाहे वो शरीफ ख़ानदान से मुतल्लिक थे, चाहे वो फेक अकाउंट से मुतल्लिक थे, उनकी टाइम लाइन भी गलत थी। और जो अब तक ब्रीफिंग शहजाद अकबर इन मुकदमात के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान को देते रहे, उस ब्रीफिंग में और जो पेश किया गया रिकॉर्ड था उसमें खासा ज़्यादा तजाद पाया गया। तो इन सारी डेवलपमेंट के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत ज़्यादा खफा हुए शहजाद अकबर की कारकर्दगी की वजह से। और फिर कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने सेक्रेटरी आज़म खान के ज़रिए शहजाद अकबर को पैगाम भिजवाया कि वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें। और फिर शहजाद अकबर को ये इस्तीफ़ा जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान को भिजवाना पड़ा, जो कल के रोज़ ही इमरान खान की जानिब से जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया। तो कल की इस डेवलपमेंट के बाद आज मुसमिक नवाज़ के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें उन्होंने शहजाद अकबर पर बड़े ही संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, मुबैना लूट मार के इल्ज़ामात लगाए हैं। अताउल्लाह तारड़ की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए वो मुबैना तौर पर गलत भी हो सकते हैं, लेकिन ये इल्ज़ामात तब गलत साबित होंगे जब इसकी हुकूमती सतह पर, किसी अदालती सतह पर जो है वो तहकीकात करवाई जाएंगी। अताउल्लाह तारड़ ने शहजाद अकबर पर यह इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने ये मनसब संभालने के बाद, मुशीर दाखिला का मनसब संभालने के बाद, एसेट रिकवरी यूनिट के चेयरमैन बनने के बाद लाहौर के बेदियाँ रोड पे एक बड़ा फार्म हाउस ख़रीदा। पहले उसकी ज़मीन ख़रीदी गई, फिर वहाँ पर एक बड़े फार्म हाउस की तामीरात करवाई गई। तो ये पैसा कहाँ से आया? और ये जो फार्म हाउस है, अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि इसे शहजाद अकबर ने अपने असासों में भी जो है वो ज़ाहिर नहीं किया। इसी के साथ साथ अताउल्लाह तारड़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि शहजाद अकबर जो दीगर अपने सियासी मुखालफिन की गैर मुल्की प्रॉपर्टीज़ की बात करते रहे, उन्होंने ख़ुद भी अपनी अहलिया के नाम पर जो है वो स्पेन में प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी हैं, गैर मुल्की असासे ख़रीदे हैं। और उन असासों को सवाल उठाया गया अताउल्लाह तारड़ की जानिब से कि उन्होंने अपनी जो अहलिया है उसके नाम पे क्यों जो है वो पार्क किया और इन्हें असासों को ज़ाहिर नहीं किया गया। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट कल की जो है वो पेशरफ्त के बाद हुई है कि अब जो, बल्कि अताउल्लाह तारड़ साहब ने यह भी दावा किया कि मैंने 2 हफ्ते पहले ये खबर दे दी थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो शहजाद अकबर को हटाने वाले हैं। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां अताउल्लाह तारड़ ने शहजाद अकबर के ख़िलाफ़ तहकीकात कराने का मुतालबा किया है, ये जो फार्म हाउस बनाया गया है, ये जो स्पेन में प्रॉपर्टीज़ खरीदी गई हैं, इस पर GIT बनाने का जो है वो मुतालबा किया है। साथ ही दूसरा मुतालबा यह किया गया कि फ़ौरी तौर पर जो शहजाद अकबर का नाम है उसे ECL में डाला जाए। और साथ ही डेडलाइन ये दी गई है कि अगर हुकूमत की जानिब से 4 दिन के अंदर शहजाद अकबर का जो नाम है वो ECL में शामिल ना किया गया तो इस सूरत में अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि वो मुतल्लिका फोरम से रजू करेंगे। और शुनीद ये भी है कि ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि लाहौर में जो फार्म हाउस बनाया गया है, तामीर किया गया है शहजाद अकबर की जानिब से, ये शहजाद अकबर को मिलने वाला फार्म हाउस जो है
ये एक बड़ी खिदमत के नतीजे में उन्हें मिला है, और वो खिदमत वही थी जो एनसीए की जानिब से 190 मिलियन पाउंड की रकम पाकिस्तान को दी गई। लेकिन बाद अज़ां वो रकम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मलिक रियाज हुसैन का जो यहाँ पर अकाउंट था, जो वहाँ पर ड्यू अमाउंट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को देनी थी, उस अकाउंट में एडजस्ट करवा दिए गए। तो ये जो उनकी सर्विसेज थी मुबैना तौर पे मलिक रियाज के लिए, इन सर्विसेज के नतीजे में बताया गया है कि ये फार्म हाउस जो है वो शहजाद अकबर को उनकी सर्विसेज के नतीजे में मिला है। और अब बात कर लेते हैं कि जस्टिस काजी फाइसा को अपने कौन से दरीना सवालों का जवाब मिला है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइसा की लंदन प्रॉपर्टी से मुतल्लिक रेफरेंस के खिलाफ आईनी दरख्वास्त पर समाअत चल रही थी, तो जस्टिस काजी फाइसा और उनकी अहलिया की जानिब से भी मुख्तलिफ मराहिल पे मुतअद्दिद दरख्वास्तें, बल्कि एक से ज़्यादा दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गईं, जिसमें अदालत से ये कहा गया कि जो शहजाद अकबर ने हमारे खिलाफ रेफरेंस बनाया है, एक तो इन्होंने इनकम टैक्स कानून की खिलाफ वर्जी की है, अहलिया के जो असासे क्लासीफाइड थे, जो कोई भी शख्स या वज़ीर हो या वज़ीर आज़म तक हो या चाहे सदर पाकिस्तान हो, FBI से नहीं ले सकता, उस कानून की खिलाफ वर्जी करके हमारे गोशवारे जो है वो FBI से निकलवाए गए, और फिर उन गोशवारों की रोशनी में रेफरेंस जो है, जो कि गैर कानूनी तरीके से बनाया गया, उसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फाइल कर दिया गया। दरख्वास्त अदालत में ये दी गई कि शहजाद अकबर जो दूसरों पे कीचड़ उछालते हैं, दूसरों की गैर मुल्की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, वो अपने असासे भी अदालत के सामने जाहिर करें। सवाल ये उठाया गया था कि एसेट रिकवरी यूनिट का जो चेयरमैन शहजाद अकबर को बनाया गया है, 2019-20 में ये दरख्वास्तें आई थीं कि अब तक एसेट रिकवरी यूनिट ने कितने रिकवरी की है और एसेट रिकवरी यूनिट के मजमूई तौर पर अखराजात क्या हैं। सवाल ये भी पूछा गया था कि शहजाद अकबर के अपने कितने असासे हैं, क्या शहजाद अकबर ने वो असासे जो है अपने गोशवारों में जाहिर कर रखे हैं, शहजाद अकबर और उनकी अहलिया की नेशनैलिटी कौन सी है। तो इससे आज जो अताउल्लाह तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे बज़ाहिर लगता है कि ये जो मालूमात आज अताउल्लाह तारड़ साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे रहे थे, ये मालूमात कहीं ना कहीं जस्टिस काजी फाइसा के पास मौजूद थी। क्योंकि एक जो सवाल था कि एसेट रिकवरी यूनिट की परफॉर्मेंस क्या है, अचीवमेंट क्या है, तो कल ये पता चल गया कि 1 रुपया भी जो है वो एसेट रिकवरी यूनिट जो है वो बाहर से पाकिस्तान नहीं ला सका, 1 रुपये की रिकवरी भी नहीं हो सकी। उल्टा जो है वो कौमी ख़जाने को इस ARU की मद में 9 करोड़ 30 लाख रुपए जो है वो ख़जाने को पाकिस्तान के अवाम का जो टैक्स का पैसा है वो उसे ये अखराजात जो है इस इदारे के ARU के जो है वो बर्दाश्त करना पड़े, लेकिन रिकवरी 1 पैसे की भी ना हो सकी। इसी तरह से जो जस्टिस काजी फाइसा ने शहजाद अकबर की प्रॉपर्टी से मुतल्लिक सवाल पूछा, तो आज फार्म हाउस की जो बात है वो भी सामने आ चुकी है। और उसके साथ साथ जो स्पेन में अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि शहजाद अकबर ने वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं, तो वो भी आज उन्होंने बाकायदा बता दिया है कि अपनी अहलिया के नाम पर इन्होंने शहजाद अकबर ने ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो पार्क की हैं, जिसे पाकिस्तान में जाहिर नहीं किया गया। तो जस्टिस काजी फाइसा को 2 से 3 सवालों को जवाब मिल गया है। बाकी और भी बहुत सारे सवाल थे जस्टिस काजी फाइसा के, फ़रूग नसीम से मुतल्लिक, शहजाद अकबर से मुतल्लिक। लगता यह है कि वक्त जो है वो बड़ा बेरहम होता है, वक्त इन सवालों का जवाब भी जो है वो अपने सामने ले आएगा। तो बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि मैं जस्टिस काजी फाइसा को बहुत सपोर्ट करता हूँ। नाज़रीन, मुझे जो अच्छा लगता है, मैं बाज़ औक़ात जस्टिस काजी फाइसा के किसी बात को अगर गैर मुनासिब समझता हूँ, नामुनासिब समझता हूँ, तो मैं उसकी बात भी कर लेता हूँ। लेकिन जहाँ पर उनके हक़ में बात बनती है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है बीइंग ए सहाफ़ी, मैं उनके हक़ की बात भी करूँ। जहाँ तक दोस्त कहते हैं कि जस्टिस काजी फाइसा को भी अपने लंदन प्रॉपर्टीज़ का जवाब देना चाहिए, तो मैं उन दोस्तों के साथ एग्री करता हूँ, लेकिन कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक। मैंने हमेशा कहा है कि ये जो रेफरेंस बनाया गया था ये कानून के मुताबिक नहीं था, ये आइन के मुताबिक नहीं था। अगर हुकूमत ये जानना चाहती थी कि जस्टिस काजी फाइसा की अहलिया के नाम पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उनके बच्चों और उनकी अहलिया के नाम पर है, इसकी मनी ट्रेल आनी चाहिए, तो उसका तरीकाकार ये था कि बजाय इसके रेफरेंस दायर करने के और इस मामले को सियासी बनाने के, ये जस्टिस काजी फाइसा को टारगेट करने के, ये FBI से रजू करते और FBI के ज़रिए बेशक कानून के मुताबिक अहलिया सरीना ईसा को नोटिस देकर जो है उनसे जवाब मांगा जाता। लेकिन चूंकि मतमा नज़र ये नहीं था कि हमने इन मनी ट्रेल लेनी है, मतमा नज़र हुकूमत का ये था, फ़रूग नसीम का, शहजाद अकबर का और वफाकी हुकूमत का, कि हमने जस्टिस काजी फाइसा को टारगेट करना है। तो इसलिए उल्टा पुल्टा रेफरेंस बनाया गया जो कानून के मुताबिक नहीं था, आइन के मुताबिक नहीं था, और फिर हमने देखा कि उस रेफरेंस को अदालत की जानिब से कलअदम करार दिया गया। तो आज जस्टिस काजी फाइसा ने जो भरी अदालत में तहरीरी दरख्वास्त के ज़रिए जो सवालात पूछे थे कि जो इल्ज़ाम लगाने वाला है पहले वो अपना जवाब तो दे दे कि उसकी प्रॉपर्टीज़ कौन से हैं, उसके असासे कौन से हैं, क्या उन्होंने अपने बच्चों के असासे, अपने असासे गोशवारों में ज़ाहिर कर रखे हैं। तो आज बहुत सारी चीज़ें
क्लियर हो चुकी हैं। वक्त ने बेहतरीन इंतकाम हम कह सकते हैं कि मुबैना तौर पे शहजाद अकबर से लिया है कि आज उनके अपने असासे निकल रहे हैं जो उन्होंने खुद अपने गोशवारों में जाहिर नहीं कर रखे मुबैना तौर पे। जाते जाते, क्योंकि 2 खबरें हम आपके साथ जो थी वो शेयर कर चुके हैं, जाते जाते मैं इतना बात करना चाहूँगा कि इमरान खान साहब की जानिब से जो दावा किया गया कि जब मैं हुकूमत में आऊँगा तो करप्शन मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में कम अज़ कम जो ऊपर के लेवल की करप्शन है वो 90 रोज़ में ख़त्म हो जाएगी और बाकी की जो करप्शन है उसे भी मुल्क में ख़त्म करने के हवाले से इकदाम उठाए जाएंगे। आज 3.5 साल हो चुके हैं पाकिस्तान में। जब इमरान खान साहब ने अपना वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाला था तो पाकिस्तान की करप्शन परसेप्शन के इंडेक्स में जो रेटिंग थी वो 117 थी। उसके बाद जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, 1 साल के बाद ये रेटिंग 120 पे चली गई। दूसरे साल में ये रेटिंग बढ़ के 124 पे गई और अब ये रेटिंग 16 दर्जे तनज़ली का शिकार हुई है और पाकिस्तान करप्शन परसेप्शन के इंडेक्स में 140वें दर्जे पे आ गया है। यानी पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से जो नई रिपोर्ट जारी की गई है उसमें बताया गया है। कुछ दोस्त ये कहते हैं कि ये जो परसेप्शन है पाकिस्तान में लोगों में जो करप्शन से मुतल्लिक एहतसाब से मुतल्लिक, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इस वजह से ये पाकिस्तान की जो रेटिंग है इसमें तनज़ली देखने को मिली है और वो 117 से 140वें दर्जे पे चली गई है। चाहे जो भी परसेप्शन है, ये परसेप्शन मौजूदा हुकूमत की जानिब से, हुकूमती वज़रा की जानिब से और वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से पाकिस्तान के अवाम में ये परसेप्शन बिल्ड की गई है, बनाई गई है। और अब उस परसेप्शन के अगर नताइज आ रहे हैं और वो नेगेटिव आ रहे हैं तो फिर इसे भुगतना भी मौजूदा हुकूमत को पड़ेगा और इसका जवाब भी हुकूमत को देना पड़ेगा कि वो इंडेक्स जो परसेप्शन करप्शन का जो इंडेक्स था जो 117 पे था आज 140 पे कैसे चला गया। और जब मौजूदा हुकूमत का 5 साल का टेन्योर ख़त्म होगा तो नहीं जानते कि ये परसेप्शन का जो इंडेक्स है, जो रेटिंग है, ये कहाँ पर जाकर जो है वो स्टैंड करेगी, कहाँ पे जाके रुकेगी। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे